वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्लास 11 जियोग्राफी के। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका टर्म वन का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो हम उसी को फोकस कर रहे हैं और आपके लिए एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं और कंप्लीट इन वन वीडियो, यानी कि जो भी आपके टर्म वन में सब्जेक्ट आ रहे हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे केवल एक ही वीडियो में। यानी कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ में बुक भी पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो बुक को पढ़ें आप, मतलब चैप्टर्स वगैरह को अगर आपने पढ़ रखा है तो आइए फटाफट देखते हैं कि किस प्रकार से आप आंसर कर पाते हैं और कितनी जल्दी आप आंसर को कर पाते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़िए, किताब को ज़रूर पढ़िए और फिर एमसीक्यूज़ देखिए, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपको। और जियोग्राफी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इनकी वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो स्कूल का हो, इंस्टीट्यूट का हो या कोचिंग का, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ताकि उनको भी शेयर करिए ताकि सभी को इसका जो है लाभ मिल सके, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही है। यानी आमने सामने ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से इसको देख सकते हैं। और कोई एक मीडियम का बच्चा भी देख रहा होगा तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार रहेगी ये वीडियो, क्योंकि उसको साथ ही साथ इंग्लिश भी देखने को मिलेगा और हिंदी भी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टडी ब्लॉक एडू, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा। और टर्म वन क्या, टर्म वन टू में भी तो आप पेपर देंगे ही, तो उनकी भी चीज़ें आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम हमारे टॉपिक्स की तरफ। ओके, तो लाइक शेयर भाई जरूर करिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो बनाने को तो एमसीक्यूज़ हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हज़ार की नहीं है। ज़रूरत है कि इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है और आपको कितना आता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बुक को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक में से चीज़ें ज़्यादा आएंगी, या जो भी एमसीक्यू हैं वो बुक से ही तो आएंगी, बुक के बाहर तो नहीं। तो पहला चैप्टर है आपकी पहली बुक का, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो इसके एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज हैं सारे के सारे, लाइन वाइज यानी चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज़ होंगे सबके। ठीक है, और एक ही वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी? फिजिकल जियोग्राफी की कौन सी एक ब्रांच नहीं है? तो मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फिजिकल जियोग्राफी की जो है शाखा ब्रांच जो है वो नहीं है। बल्कि ये जो तीन है आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्लाइमेट, जल विज्ञान, भू आकृति। देखिए, फिजिकल का मतलब होता है कि भौतिक, यानी कि इसके अंदर जमीन, पानी, जलवायु सब आता है। तो देखिए, जमीन आ गया, पानी आ गया, जलवायु आ गया, पर मानव शास्त्र इसके अंतर्गत नहीं आता और हमसे नहीं पूछा है, और यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल मतलब बायो जियोग्राफी, तो बायोलॉजी का जो है, नाम से पता चल रहा है ना भाई, बायो जियोग्राफी, बायोलॉजी। ओके, समाज से किसका होता है? सोशोलॉजी का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है भाई, फटाफट से लाइक शेयर एकदम करिए और एंड तक बने रहिए। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना भू सूचना से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू जियो इन्फॉर्मेशन? कौन सा है भाई? तो सांख्यिकी तकनीक जो है, स्टैटिकल टेक्निक्स जो है वो जियो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है दूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वैश्विक सूचना तंत्र यानी कि भाई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैटिकल टेक्निक का हम इस्तेमाल नहीं करते। ये मैथ के अंदर की जाती है, यहाँ पर नहीं की जाती, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पीडीएफ मिल जाएगी सर, ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको जो है प्लेलिस्ट, क्या कहता हूँ, प्लेलिस्ट कह रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करिए इसको आराम से। बोला जा रहा है कि भूगोल का मतलब क्या है? जियोग्राफी का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो जियो मतलब होता है भू यानी जमीन, ग्राफी मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इसका मतलब होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले एराटोस्थनीज ने किया था, और इन्हीं को भूगोल के जनक भी कहते हैं, यानी फादर भी कहते हैं। एराटोस्थनीज को क्या कहते हैं? जियोग्राफी के फादर भी कहते हैं। ठीक है, और आधुनिक भूगोल के जो जनक है, आधुनिक यानी मॉडर्न जियोग्राफी के फादर जो है वो हम्बोल्ट और रिटर को कहते हैं।
भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ जियोग्राफी? कौन से हैं वो? तो क्रमबद्ध उपागम भी है, यानी कि सीक्वेंटल अप्रोच भी होना चाहिए आपके अंदर, और दूसरा रीजनल भी होना चाहिए। तो दोनों ही इसके जो है क्या कहते हैं उसको, अप्रोचेस हैं। दोनों ही इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए थे? हाउ वर द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द मैन स्टेब्लिश? किस प्रकार, है ना, मानव बोले तो मैन नहीं, ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमन में तो सभी आते हैं। तो पूछा जा रहा है भाई कैसे? तो अनुकूलन के द्वारा हम क्या करते हैं, बेसिकली एक चीज़ को दूसरी जगह में हम क्या कहते हैं, अनुकूल करते हैं, है ना, कस्टमाइजेशन करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों ही जो है तरीकों से हम क्या करते हैं, जियोग्राफी से कहीं ना कहीं, नेचर से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्टली भी कनेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली भी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विषय वस्तु का उपागम किस भूगोलवेता द्वारा दिया गया? द सब्जेक्ट मैटर अप्रोचेस, सब्जेक्ट मैटर अप्रोच वॉज गिवन बाय द विच जियोग्राफर? कौन से व्यक्ति थे वो? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और यही हम्बोल्ट जो है आधुनिक भूगोल के जनक भी माने जाते हैं, मॉडर्न जियोग्राफी के फादर भी माने जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं क्या हैं? बट देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रीजनल जियोग्राफी। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रीजनल जियोग्राफी? तो कौन से हैं? तो देखिए तीनों के तीनों आते हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एज़ इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएँगे, ओके? तो हो सकता है कि आपको ये पूछे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है? तो 3 के नाम होंगे और एक कोई दूसरा नाम दे दे और बोले भाई बताओ नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तीनों ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है? क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन और प्रादेशिक विकास, नियोजन विकास, ये दोनों ही सॉरी तीनों ही जो है इसके ही शाखाएँ हैं, ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? इसका ध्यान रखना है आपको, रीजनल जियोग्राफी की जो भी ब्रांचेज़ है उनका ध्यान रखना है, ओके? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ फटाफट ऊपर देखेंगे, भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ फिलोसॉफी इन जियोग्राफी? तो भैया दो पूछा, तो देखिए यहाँ पर एक ये नाम दे रखा है, एक ये, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर हो सकता है कि आपसे नहीं में पूछ ले या हाँ में पूछ ले, ठीक है? तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, भौगोलिक चिंतन तथा मानव पारिस्थितिकी दोनों ही इसके अंतर में आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? द मेन ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। तो उसके अंदर भू आकृति आती है। भाई भौतिक की बात हो रही है तो भू आकृति, जमीन कैसी है वो भी देखेंगे, जलवायु भी आ जाएगा और जल विज्ञान, तीनों आ जाएंगे उसमें, ठीक है? क्योंकि ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं भौतिक ही है, फिजिकली है भाई, है कि नहीं? तो ये सभी इसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इसी में रिलेट होते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उपशाखाएं आती हैं? विच मेजर सब डिविजन्स कम अंडर ह्यूमन जियोग्राफी? तो सामाजिक, जनसंख्या और नगरीय, तीनों ही मानव से रिलेटेड है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत आती हैं, सब ब्रांचेस में आती हैं ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका मतलब भाई कुछ बात यहाँ पे गलत भी हो सकती है, और एक ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा उपयुक्त सभी, तो तीनों बात सही भी हो सकती है। तो एक बार देखिए इसको फटाफट से। ये बात कह रहे हैं कि इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाले विभिन्न विभिन्नताओं को समझने में मदद मिलती है। भैया आप भूगोल विषय को पढ़ोगे आप, तो इससे आपको ये चीज़ तो जानने को मिलेगा कि भाई जो ह्यूमन सोसाइटी है वहाँ पर डाइवर्सिटी कितनी है, तो ये बात तो बिल्कुल राइट है। दूसरी बात है, पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। बिल्कुल भाई, भूगोल बेसिकली पृथ्वी को ही तो जानने की बात है, और राष्ट्रीय विकास तो होता ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आंसर पे ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, सबसे पहले ऑप्शंस पे जाना चाहिए और उसको पढ़िए ज़रूर, है कि नहीं? उसे लॉजिक लगाइए वहाँ पर, तब जाके बात बनेगी। भूगोल के जनक कौन है भाई? यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि भूगोल के जनक एरेटोस्थनीज है, ठीक है? इकेटस नहीं है। ओके। भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्राफस से मिलकर के बना है? तो ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज यूनानी भाषा से मिलकर के बना है। ओके। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आता है? यानी किस ब्रांचेस के अंदर आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, इन सबको पढ़ते हैं? ये पूछा गया है, तो ये इकोनॉमी के अंदर आता है, क्योंकि देखिए कृषि, अगर कृषि होता केवल, तो कृषि भूगोल के अंदर आता, लेकिन देखिए ये सब कुछ कहीं ना कहीं भाई इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो ये भाई इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंडर में आएगा।
क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सिस्टमैटिक जियोग्राफी? तो पहला, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है, ये भी बात सही है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एलिमेंट, ये भी बात सही है ना, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिट्स के ऊपर भी होता है। दिस स्टडी प्रेजेंट द फाइंडिंग एंड फैक्ट्स, भाई फैक्ट्स वगैरह भी तो आपको देखने को मिलते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाफट से। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जब भी क्वेश्चन में नोट आ जाए तो आपको ध्यान से करना है उसको, ठीक है। तो कह रहा है यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित आधारित होती है, तो ये बात तो सही है भाई, बिल्कुल होती है ना, भूगोल पर आधारित है तभी तो। किसी एक प्रदेश के सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन होता है प्रादेशिक भूगोल के अंदर। जो रीजनल जियोग्राफी होता है, किसी एक रीजन पर क्या होता है, वो पूरा का पूरा उसका जियोग्राफिकल स्टडी होती है उस पर। यह विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है, ये बात बिल्कुल सही है। सोलैरिटी फॉर्म के अंदर होती है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा वैसे भी। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, भैया देखकर प्रादेशिक के अंदर राजनीतिक इकाइयां नहीं आती हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत होगी और यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। 19 हम शुरू करते हैं। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टमैटिक जियोग्राफी? पहली बात है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, ये बात सही है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित जो बातें होती हैं भाई, बिल्कुल क्रमबद्ध भूगोल के अंदर ये बात बिल्कुल सही है। सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता अगर आप क्रमबद्ध भौगोलिक के संदर्भ में बात करेंगे, और ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। तो भाई ये एकाकी रूप देती है, ये बात हमने पढ़ा था। ऊपर के ये तीनों ही बात क्या थे, गलत है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको समझ लिया था बहुत अच्छे से। तो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसको देखते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, जुपिटर है भाई सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। किस नंबर पर आता है कि यह बता सकते हैं? ये इनर प्लेनेट है कि आउटर प्लेनेट है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? कौन सा है भाई? तो वो है विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। ये जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमसे नहीं पूछा था भाई, है ना, नहीं पूछा था, इसका मतलब 3 है। तो तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपसे पूछ ले कि भैया कौन सा आता है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग की घटना आज से कितने साल पहले हुई थी? लगभग 13.7 अरब वर्ष, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो है बिग बैंग की घटना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लेनेट? तो कौन सा नहीं है वो बुध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा इसका। ओके, इस बार कोशिश ये है कि आपका समय कम से कम लिया जाए और आपको सवाल जो है ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, फिर आप देखते नहीं, कहते भैया इतनी लंबी वीडियो है कौन देखे, है ना। द्वैवातारक सिद्धांत किसने दिया था? वो गेव द ड्यूलिटी प्रिंसिपल्स किसने दिया था भाई? तो जेम्स जीन्स और सर हेलोड जाफरी ने, दोनों ने ही मिलकर के दिया था इसको। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल का सिद्धांत, कौन सा कथन जो है वो सही है? विच स्टेटमेंट ऑफ एडविन हब्बल इज ट्रू इन फेवर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? ठीक है, कौन सी बात इन्होंने कही थी ये पूछा जा रहा है। तो ये तीनों ही बात सही है, जिसमें इन्होंने कहा था ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो हो रहा है, देखिए अभी भी हो रहा है। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी जो है वो मूविंग हो रही है फ्रॉम ईच अदर, से दूर की ओर मूव हो रही है, ये बात सही है। और ये प्रक्रिया जो है वर्तमान में भी जारी है, ये बात ठीक है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो डी ऑप्शन सही है, तीनों ही बातें जो हैं ये कही गई थी और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है निहारिका की यानी कि नेबुला, ठीक है। तो ये होता क्या है भाई? नेबुला बेसिकली होता क्या है, निहार क्या हो जो है वो होता क्या है? तो गैस के गोले होते हैं जो धूल के रूप में बन जाते हैं, यानी गैस एवं धूल के घूमते बादल, इसको क्या बोलते हैं? निहारिका। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। स्वेडिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, घूमते रहते हैं ये, बहुत बड़े से बादल बन जाते हैं ये गैस और धूल के, जो अंतरिक्ष में होते हैं उनके। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वो इंट्रोड्यूस द स्टेडी स्टेट कंसेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स।
कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो वो थे हॉयल। कौन थे भाई? हॉयल। ठीक है। शुद्ध ग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉइड जो है वो क्या होते हैं? तो बेसिकली ये एक बाहरी ग्रह होते हैं जो जब ग्रह बन रहे थे, जब प्लेनेट बन रहे थे ना, तो उनके जो टुकड़े हैं जो टूट चुके हैं वो घूमते रहते हैं छोटे छोटे पिंडों में, उसी को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। और इसकी एक पट्टी है किन दो प्लेनेट के बीच में, ये आप बता सकते हैं क्या? ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं इसको, इस पर वो लाइन से घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास फिर से आ गया है। जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस ऑन द जोवियन प्लैनेट्स? क्या रीजन है? तो वो है दूरी, जो डिस्टेंस है, इसी कारण क्या होता है वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वहां पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु जो है वो कितनी है? एज जो है पृथ्वी की 4.6 बिलियन ईयर्स है भाई, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी पृथ्वी, ये वैज्ञानिकों ने इसकी एज बताई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, आपको आपकी पृथ्वी के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टार्ट फ्रॉम टुडे? कितने टाइम पहले? तो लगभग 380 करोड़ साल पहले, 380 मिलियन साल पहले। डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? डंबल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय वूम? कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे सर जॉर्ज डार्विन। सर जॉर्ज डार्विन। ठीक है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो वो होती है ईयान। ठीक है। वो क्या होती है भाई? ईयान सबसे लंबी अवधि है इनके अंदर, कल्प, महाकल्प, युग और ईयान के अंदर सबसे लंबा होता है ईयान। पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बात हुई कि भाई पृथ्वी की जो प्रारंभिक टाइम पीरियड था, पृथ्वी का जो अर्ली पीरियड था, उसके बाद में कौन सी बात, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहली है, पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी, बात सही है। पृथ्वी गर्म ग्रह थी भाई, बिल्कुल, और ये वीरान भी थी। बाद में जाकर के इस पर जो है जीवन उत्पन्न हुआ है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो पार्थिव ग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? कौन सा है भाई? तो बुध, शुक्र, मंगल, तीनों के तीनों क्या है? वो पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, उससे पहले लाइक शेयर फिर से कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक किया नहीं है, भूल गए हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लेनेट? तो मरकरी जो है वो जोवियन प्लेनेट नहीं है। ठीक है। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी ऐसा प्लेनेट जो सबसे ज़्यादा डेंस है, वो कौन सा है भाई? तो वो पृथ्वी ही है जो सबसे ज़्यादा डेंस है। ठीक है। और सबसे कम डेंस जो है वो शनि ग्रह है, अगर उसको पानी में डाल दोगे तो वो तैरने लगेगा। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो वो है मंगल ग्रह। ठीक है। और इस पर सबसे पहले पानी जो है वो इंडिया वालों ने ही ढूंढा था, मतलब इंडिया ने ढूंढा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो भाई 8 मिनट 3 सेकंड के अंदर जो है पहुंच जाता है, यानी 8.311, सॉरी 8 मिनट 3 सेकंड, हाँ बिल्कुल, इतनी देर में जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है। बोना ग्रह किसे कहते हैं? बोना डॉफ प्लैनेट किसको बोलते हैं? तो प्लूटो को, और इसको अब काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए बहुत दूर भी है और ये बोना भी है, बहुत छोटा है बोना ग्रह। ठीक है। अब ये काउंट नहीं होता, नौवां प्लैनेट था ये हमारे जो है सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 22वां इस चैप्टर का आखिरी, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी? पहली बात कही जा रही है कि आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बनाए हुए सभी एकाकी परमाणु के रूप में थे, ये बात सही है। ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ विच द यूनिवर्स इज मेड टुडे वर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम, बिल्कुल भाई, पहले और फिर इनके बीच में ब्लास्ट हुआ और जाकर के वो हुआ, यानी कि देखिए फिर परमाणु में विस्फोट हुआ और फिर इसके बाद जाकर के ब्रह्मांड बनना शुरू हो गया। ठीक है। तो जो है ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 दिन बाद बनना शुरू थोड़ी हुआ था भाई, बहुत टाइम लगा। तो ये दो बात इसमें सही है, यानी कि ए और बी तो बात सही है, डी गलत है, सी गलत है, जिसमें से बोला कि भाई 2 दिन बाद ही होना शुरू हो गया था, ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर बोला ही जा रहा है कि ए और बी राइट आंसर है। तो भाई 22 क्वेश्चन हो गए, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे होंगे? उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे, और आपकी प्रैक्टिस कैसी है आपको पता चल रहा होगा। चल रहा है तो भाई इसी बात पर लाइक शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है भाई, बहुत मेहनत लगती है और आप ही के लिए हैं सारी चीज़ें।
अब हम चलते हैं क्लास 11 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसको देखते हैं हम, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत क्या है ना। डायरेक्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आर, कौन से हैं भाई वो, तो वो है खनन से प्राप्त प्रमाण, यानी कि जब आप माइन करते हैं तो क्या चीज़ मिलती है आपको अंदर। और दूसरा जो वोल्केनो से निकल करके आता है, भाई वोल्केनो भी जमीन के अंदर होता है और माइनिंग भी जमीन के अंदर की जाती है। तो अंदर से सामान निकाल लिया जाता है और हमें दिख जाता है कि भाई अंदर से पृथ्वी कैसी है। तो सी ऑप्शन सही होगा, जिसके अंदर बोला गया है ए और बी दोनों ही। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। तो ये तो प्रत्यक्ष थे, यानी कि डायरेक्ट थे। अब पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट। तो देखिए, उल्का पिंड वगैरह अगर आते हैं अंतरिक्ष से तो उससे पता चल जाता है, भूकंप संबंधी क्रिया कुछ होती है, और ग्रेविटी से कारण जो है पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों के कारण ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसमें हम करते नहीं है, ऑटोमेटिक होती है। ओके, ऐसे ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजरती है। पृथ्वी का सेंटर वाला हिस्से को क्रोड बोलते हैं, फिर मेंटल होता है, फिर परपटी होती है, ठीक है, क्रस्ट जिसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। तो कह रहा कौन सी ऐसी तरंग है जो पृथ्वी के क्रोड से जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन पास थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ। तो वो है पी तरंग। कौन सी तरंग भाई, पी तरंग। पी वेव्स जो है वो कोर से होकर के जाती है। ओके, और ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती भूकंप के मामले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मीन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कौन सा है भाई, वो तो वोल्केनो। क्योंकि देखिए, भूगर्भ की बात हो रही है, यानी कि जमीन के अंदर की बात हो रही है। गर्भ कहाँ होता है, अंदर, है ना। तो ज्वालामुखी ही है जो अंदर से हमें पता चलेगा। ज्वालामुखी जब क्या कहता है निकलता है या होता है तो हमें मालूम चल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर। तो भूपटल और ऊपरी मेंटल, भाई बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। मेंटल क्रोड तो अंदर होता है और क्रोड भी अंदर। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर स्थल मंडल की बात हो रही है ना, तो ऊपर की ऊपरी मेंटल। देखिए ये क्रोड है, क्रोड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड। फिर मेंटल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आंतरिक मेंटल, बाहरी मेंटल। फिर सबसे ऊपर परपट्टी। तो ये भी आ जाता है और ऊपरी मेंटल भी आ जाता है, जो स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल बोले तो लिथोस्फेयर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के करोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। विच टू सब्सटेंसेस आर फाउंड एट द कोर ऑफ द अर्थ। कौन से दो हैं ऐसे, तो वो है निकल और लोहा। ये ध्यान रखना, इसको निफे बोलते हैं, ठीक है। निकेल एंड एफी आयरन, ठीक है। निकेल और लोहा जो है पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो सीधी सी बात है ना भाई, जहां पर सबसे निकेल और लोहा पड़ा हुआ है तो वो एकदम सबसे ज्यादा डेंस एरिया होगा। तो वो है आंतरिक क्रोड, इंटरनल कोर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। रेडियस पूछा गया है, तो पृथ्वी का रेडियस कितना है। 637 किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर का इसका रेडियस है। और इसको आपको याद रखना है इतने के हिसाब से, क्योंकि आप लगभग में आंसर नहीं दे सकते। 6370 किलोमीटर रेडियस है हमारे अर्थ का। इसको डबल कर दोगे तो डायमीटर निकल आएगा। फिर आप पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो एरिया भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ के अधिकतम प्रवेदन कितना किया गया है। मतलब बोला ये जा रहा है कि भाई कितने अंदर तक हमने गहराई में खोद लिया है जमीन को। तो लगभग 12 किलोमीटर हमने जमीन को खोद लिया है गहराई में अंदर की तरफ। जबकि आप खुद देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये कोर है। रेडियस की बात हो रही है तो मान लीजिए ये, तो ये 6370 किलोमीटर है, और हम केवल 12 किलोमीटर ही खोद पाए हैं अभी तक। इससे आगे अभी हम खोद ही नहीं पाए। और पृथ्वी के जितना अंदर जाओगे गर्मी उतनी बढ़ेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कहाँ तक किया गया है। कहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले पूछा गया कहाँ तक किया गया है, फिर बोला गया कि कहाँ पर किया गया, किस जगह पर, ठीक है। तो कहाँ पर, कोला के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आप इसको देख रहे होंगे बहुत अच्छे से। 11वां क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको दिख रहा है। भूकंप के अवकेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर भूगर्भ वह स्थान है जहाँ से ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल बात सही है। और ये ऊर्जा अलग अलग स्थानों पर जाती है, भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जहाँ पर ए और बी दोनों बोला है, ठीक है। द प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज, बिल्कुल सही बात है। और बी ऐसी जगह बोली गई है कि इस जगह से फिर क्या होती है, एनर्जी अलग अलग जगह पर मूव कर जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंपीय छाया क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर
सेस्मिक सेडोज जोन आर दोज एरिया वेयर, क्या भाई, क्या कैसी जगह है जहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगे जो है अभिलेखित नहीं होती है, जहाँ पर कोई भी भूकंप का कोई भी वेव नहीं आती है, उसको हम भूकंपीय छाया बोलते हैं। मतलब जैसे पेड़ होता है ना, जहाँ पे कोई भी धूप नहीं आती, उस एरिया को क्या बोलते हैं, छाया, कि भैया यहाँ पर धूप आती ही नहीं है, ऐसे जहाँ पर भूकंप आता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भाई रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होगा। विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? तो वो उसका आंसर होगा रिक्टर स्केल। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, आगे जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक ये चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? महासागर जो है उसके नीचे पूछा जा रहा है कि जो उसके नीचे भूपर्पटी है, हमारी क्रस्ट है, वो कितनी मोटी रह जाती है? तो लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है, जबकि पूरी की पूरी क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर की होती है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है भाई? तो समता मंडल, तो दुर्बलता मंडल, यही कहलाता है। परपटी तो सबसे ऊपर होता है ना, आंतरिक भाग के ऊपर, तो वीकनेस सर्कल कहते हैं इसको। समताप मंडल तो वायुमंडल का हिस्सा है ये, ठीक है। पृथ्वी का करोड़ किससे बना है? पृथ्वी का करोड़ किससे बना है? तो पृथ्वी का करोड़ जो है वो भारी पदार्थ और लोहा और निकेल से बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। द कोर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकेल एंड आयरन। ओके, ठीक है कि नहीं? चलें आगे। भाई लाइक शेयर मेरे को कम दिख रहे हैं अभी भी, ऐसे लगभग अभी 50% से ऊपर ऐसे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख करके चले जाते हैं। तो यार ये तो गलत बात है ना, सब्सक्राइब तो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का दक्कन ट्रैप किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा इसका आप। हाँ, द डक्कन ट्रेप ऑफ इंडियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वल्केनो? तो ये है बेसाल्ट प्रभात क्षेत्र, बेसाल्ट फ्लो एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन देखने को ही जरूर मिलेगा। हाँ भाई, लाइक शेयर तो सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है क्या कहलाती है भाई? सिस्मोग्राफी। जबकि भूकंप का जो क्या कहते हैं, तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है, इंटेंसिटी को मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है, और इसकी गति स्पीड को नापना है अगर, तो सिस्मोग्राफी का यूज करना पड़ेगा। ओके, ज्वाला ज्वाला खंडास्मी क्या है? ये क्या चीज है? व्हाट इज ज्वाला खंडास्मी, ये पूछा गया आपसे। तो ज्वाला से निकलने वाली लावा के पिंड, है ना, जो मास ऑफ लावा निकलता है वोल्केनो के अंदर, उसके नीचे से निकलने वाले राख और धूल कण, यानी कि जो भी उसके अंदर फ्यूम निकलता है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ज्वाला खंडास्मी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भाई 20 देखिए आपके सामने ही है, बिल्कुल एकदम आंखों के सामने। आंखें खोलिए और ध्यान से देखिए इसको, आपको नजर आ रहा होगा। निम्न में से क्या भूकंप का एक प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? तो कह रहा कि भाई जब भूकंप आएगा तो क्या होगा? भूमि हिलेगी, आग भी लग सकती है, हिमस्खलन हो सकता है, बिल्कुल भाई, बर्फ भी गिर सकती है, आग लग सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ से नीचे, जमीन के नीचे से कुछ रिसाव होता है गैस का। रिसाव समझते हो, गैस निकलती है भाई जमीन के नीचे से, तो हो सकता है वहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो आग भी लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार कितने हैं? द मेजर टाइप ऑफ वॉल्केनोज आर? तो भाई वो एक्टिव होते हैं, प्रसुस्त होते हैं, विलुप्त होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं, और एक्सीडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो अगला चैप्टर देखते हैं जो कि है हमारे सामने इस नाम से, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का विवरण, जो कि चैप्टर 4 है। ठीक है, इसको देखिए फटाफट से। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग डैश वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। पूछा ये जा रहा है कि भाई कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस वर फॉर्म्ड अबाउट डैश ईयर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ? जब अर्थ बन गया, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति होगी तो कितने साल पहले, नहीं बाद, कितने साल बाद जो है महाद्वीप और महासागर बने, ये पूछा गया। तो 3.8 अरब, 3.8 बिलियन ईयर्स के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फ्रेड वेगनार,
है ना। ये कहाँ के विद्वान थे? वेयर वॉज अल्फ्रेड वेगनार अ स्कॉलर? किधर के विज्ञान थे? ये जर्मन से बिलोंग करते थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है भाई, फटाफट से देखेंगे इसको आप, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? कि भैया जो कॉन्टिनेंट होते हैं ना वो भी क्या होता है, ड्रिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं। इसका थ्योरी इसकी कब लाई गई, ये पूछा गया है आपसे। तो 1912 के अंदर। कब लाई गई थी? सन 1912 या 1912 एडी, एक ही आंसर है, ओके। चौथा क्वेश्चन है, पेंजिया किसे कहा जाता है? वो वॉज कॉल्ड पेंजिया। तो पेंजिया बेसिकली क्या है? सभी महाद्वीप एक स्थान थे, उन्हें कहा गया। जब सभी इस महाद्वीप जितने आप आज देखते हैं ना, 7 के 7 महाद्वीप जब एक ही जगह पर थे तो इसको पेंजिया बोला जाता था, ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया आपके लिए? पैंथालास महासागर किसे कहा जाता था? तो भैया हिंद महासागर, अरब सागर और पेंजिया के चारों ओर के महासागरों को क्या बोला जाता था? पैंथालासा महासागर। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हिंद महासागर, ये तो अलग अलग हो गया ना। देखो पेंजिया तो वो था जो सब सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह थे, तो उसके चारों तरफ जितने महासागर थे उसको क्या बोला जाता था? पैंथालासा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, तब ये तो महासागर हुए ही नहीं करते थे ना भाई, जब ये सब एक ही जगह थे तो आज बन गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा, आंखें खोलिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका को साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका बीइंग सिचुएटेड टुगेदर? कौन व्यक्ति थे वो? तो वो थे अब्राहम आर्टेलियस। कौन थे भाई? अब्राहम आर्टेलियस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल प्लेट? कौन सी नहीं है? अंटार्कटिका जो है स्मॉल प्लेट नहीं है, निम्न में से, यानी कि नीचे दिए हुए नामों में से, ओके। जितने जो ये हमारा जो लिथोस्फीयर है, प्लेट से ही तो मिलकर के बने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा के इस तरह की प्लेट सीमा है किस तरह की, सॉरी इस नहीं, किस तरह की, ये कुछ पूछा जा रहा है ना आपसे, किस तरह की है? द बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट विद द हिमालय माउंटेन इज सच अ प्लेट बाउंड्री, यानी कि विच टाइप ऑफ प्लेट, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। जो इंडियन प्लेट के साथ हिमालय माउंटेन की प्लेट है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, यानी कि कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की जो प्लेटेट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जो हिमालय को बना रहे हैं, और हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है इसी कारण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का संबंध किस प्लेट से है? किस तरह के प्लेट जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो इंडो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से रिलेटेड है हमारा भारत। जो हमारे भारत का प्लेट है, यानी कि भारत की जो जमीन है ना, ये पूरी की पूरी सॉलिड तो होती नहीं है, तो प्लेटों से मिलकर के बनी है, अलग अलग प्लेटों से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉटस्पॉट सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? व्हेन वाज द हॉटस्पॉट थ्योरी इंट्रोड्यूस? कब लाया गया था ये? 1971 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है? तो वो बात सही है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों, क्योंकि पहले में बोला गया है आपसे अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए कुछ पर्वत हैं, और दूसरी बात कही गई है कि महासागरीय जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला, ये दोनों ही बात जो है इसमें बिल्कुल ही राइट है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया कि भाई प्लेट होते क्या है, प्लेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए बेसिकली प्लेट क्या होता है? तो प्लेट होता है महाद्वीपीय स्थल खंडों से मिलकर के बना एक विशाल भूखंड, यानी कि छोटे छोटे एरियो से मिलकर के बन करके कुछ बड़ा सा लैंड मास बन जाए, उसको कहते हैं प्लेट। दूसरा, महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर के बना ठोस विशाल भूखंड, सॉलिड भी तो होना चाहिए ना भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्म लिमिट? ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए दोनों बात इसके अंदर भी सही बताई गई है, उसको एक बार जरूर ऑप्शन को जरूर देखना है, आंसर सीधा नहीं देखना है। मुझे पता है आपका ध्यान सीधा आंसर पे जा रहा है, आंसर को नहीं देखना, ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन नंबर ए है, दो विवर्तिका प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रूपांतर सीमा, बिल्कुल सही बात है। नई प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, दोनों ही समांतर जा रही है एकदम इस तरह से, तो भैया कोई नई प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, जब आपस में टकराएगी तभी तो बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण क्या कहलाता है ना? द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ सेंडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ रिवर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ये नाम पूछा गया है आपसे, तो उसको कहते हैं प्लेसर निक्षेप, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट, ओके।
भाई 11th क्लास में है और आपको मालूम होना चाहिए पढ़ाई वढ़ाई क्या होती है भाई, कैसे करी जाती है। ओके, क्लाइट के संदर्भ में कौन सी बात जो है वो सही है, ये पूछा गया है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग क्लाइट, ये पूछा गया है। तो देखिए फटाफट से, अपसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण में निर्मित हिमानी निक्षेपण से निर्मित हुई है। और सेंडिमेंट्री रॉक है, बिल्कुल सही बात है भाई, सेंडिमेंट्री रॉक्स हैं ये। दूसरी बात बोली गई कि गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में पाए जाते हैं। इन द दे फाउंड इन द बेस फ्लोर ऑफ द गोंडवाना रेंज, बात सही है। एक से ज्यादा हो गए तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉसिल्स ऑफ ल्यूमेरिया स्पीसीज आर फाउंड कहाँ मिलते हैं। ये हाँ मिलते नहीं है, कहाँ मिलते हैं, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, वेयर द फॉसिल ऑफ ल्यूमेरिया स्पीसीज आर फाउंड, ये पूछा गया है। तो ये भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेंजिया के विभाजन के समय में कौन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए थे। जब पेंजिया हटा दो, पेंजिया बेसिकली था क्या, ये तो आपको पता चलेगा कि भाई जब सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह थे उसको पेंजिया बोला जाता था। तो यही पूछा जा रहा है कि भाई जब पेंजिया का विभाजन हुआ, जब डिवाइड हुए ये, तो दो लार्ज कॉन्टिनेंट कौन से बने। कौन से बने भाई, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये दोनों ही बने थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित है, विच व्हाट इज द पोलर फ्लाइंग फोर्स रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है भाई। तो ये पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि जो रोटेशन होती है अर्थ की, उससे रिलेटेड है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप हमारे सामने ही है, यहाँ पर आपको बस आंखें खोलना है और देखना है। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया था। जो अब मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि विच फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, जो कॉन्टिनेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वैगनर ने किसके कारण बताया था। तो उन्होंने पोलर फिलिंग वर्ग के द्वारा बताया था, और दूसरा ज्वारीय बल, जो टाइडल फोर्स लगते हैं, दोनों ही बताए थे। ठीक है, तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेट विवर्तिका की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये पूछा जा रहा है। तो भाई कौन थे वो, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, तीनों के द्वारा जो है उसको लाया गया था। ये थ्योरी तीनों के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। प्लेट विवर्तिका सिद्धांत प्रस्तुत कब किया गया था। तो ये किया गया था 1967 में। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 है आपके सामने, जिसका नाम है मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज एवं शैल। इसको भी देखते हैं भाई। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर का नाम है और पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है कि भाई रॉक्स होते क्या है या कितने टाइप्स के होते हैं। तो रॉक्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं भाई, 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3 टाइप के। ऐसे ध्यान रखना है आपको, लेटर 4 है पर टाइप 3। निम्न में से प्राथमिक शैली किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी स्टाइल, ये पूछा जा रहा है। प्राइमरी स्टाइल नहीं, बेसिकली प्राइमरी शेल पूछा जा रहा है आपसे, रॉक। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी कौन सा होता है, वो है आग्नेय शेल। इग्निशियस रॉक को प्राइमरी शेल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यही बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप फटाफट से। एक शेल समय अंतराल में, यानी एक सेल के समय अंतराल में दूसरे प्रकार की शेल में बदल जाती है। यानी कि एक शेल जो है, एक रॉक जो है, कुछ टाइम में दूसरे तरह के शेल में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। उसको क्या बोलते हैं, उस बदलने को क्या कहते हैं। तो भैया शेल चेंज हुआ है ना, तो शेल साइकिल कहलाएगा ये। एक सेल है, दूसरे टाइम में इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर तीसरे टाइम में इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेल चक्र। ऐसे ही घूमता रहेगा ये, साइकिल, पूरा सर्कल लग रहा है ये, है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, कौन से हैं। तो भाई देखिए दो पूछे हैं, लोहा और चांदी। कौन से है भाई, आयरन एंड सिल्वर। ओके, अगला क्वेश्चन जिसको हम देखेंगे फटाफट आप और हम एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है। तो एक आपको ऊपर मिला था इग्निशियस, दूसरा आपको यहाँ पर मिल गया मेटामॉर्फिक रॉक। इसी का पूछा जा रहा है कि भाई मेन फीचर क्या है। तो ये पर्वतनीय होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं ये एक रूप से दूसरे रूप के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक तत्व वाला खनिज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल विद वन एलिमेंट, कौन सा है भाई, तो ग्रेफाइट। ओके, कौन सा है, ग्रेफाइट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बहुत ही अच्छे से। निम्न में से कौन सा शैल अवसादी नहीं है, यानी कि कौन सा अवसादी सेल नहीं है। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस, 3 तरह के रॉक आपको मालूम चल गए, है कि नहीं? तो संगमरमर जो है, मार्बल जो है वो इसका रूप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार फटाफट, ये यहाँ पर है और यहाँ पर है। अ हार्ड स्टॉक मटेरियल इज, एक कठोर पिछाला पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो मैग्मा होता है। कठोर भी होता है और एकदम ऐसे, मतलब मैग्मा को आप देखें तो लिक्विड की तरह होता है बेसिकली, बट हार्ड होता है ये, ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रेनाइट चट्टान एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? जो ग्रेनाइट रॉक होते हैं वो इग्निशियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो तीनों ही रॉक के आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है वो बात सही है गलत है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली सही पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स? तो पहली बात बोली गई है कि मिनरल्स इज ए नेचुरल इनऑर्गेनिक एलिमेंट, बात सही है, नेचुरल होता है। मिनरल्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स। मिनरल्स इज अ नेचुरल एलिमेंट, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाफट से, जल्दी से आंखों को खोल करके। भूपर्पटी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाई ऑन द क्रस्ट? 2000। कितने टाइप के जो है खनिजों को पहचाना गया है, मिनरल्स को पहचान लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है? अब तक में 2000 तरह के खनिजों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? द मिनरल्स कॉल्ड माइका इज मेनली यूज्ड फॉर, किस तरह के यूज के लिए आता है? तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर एग्जांपल ऑफ। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है किसके उदाहरण होते हैं? तो ये आग्नेय शैल यानी कि इग्निशियस रॉक के एग्जांपल्स होते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि भाई रॉक को आप पढ़ेंगे तो रॉक के एग्जांपल्स को आप जरूर पढ़िएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधात्विक खनिज के उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मेटल्स? जो मेटल नहीं होते, नॉन मेटेलिक मिनरल, सॉरी, जो मेटल्स नहीं होते, तो गंधक, जो सल्फर होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल से मतलब बने हैं ये, तो ये मिनरल्स कहलाएंगे और तीनों, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, सभी खनिजों का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा, जितने भी मिनरल्स निकलते हैं बेसिकली मैग्मा के द्वारा ही निकाले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वार्ट्ज किस शैल का प्रमुख घटक है? क्वार्ट्ज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच रॉक? तो ये रेत और ग्रेनाइट दोनों के ही हैं, किसके हैं भाई? सैंड और ग्रेनाइट दोनों का ही एग्जाम्पल है ये, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, उससे पहले फिर से भाई आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर करिए। देख रहे हैं आप गला बैठ गया पूरा बोलते बोलते, और आपको तो बस एक बार दबाना है फटाफट से बटन। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वार्ट्ज का उपयोग कहाँ होता है? ये पूछा गया है, वेयर इज क्वार्ट्ज यूज्ड? तो ये जो है रेडियो के अंदर भी यूज करते हैं और इसको रेडार के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई, कायांतरित शैलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? मेन रीजन पूछा गया है तो क्या है? तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीन ऐसे रीजन हैं जिस कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन राइट होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बोला ही गया है साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शैलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द साइंस ऑफ रॉक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही यही है। ओके, खनिज और शैली वो है नाम। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी जो है बेसिकली रॉक साइंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की परपटी में कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक है? तो भाई ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा है पृथ्वी की परपटी पे, पृथ्वी के क्रस्ट पर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर CO2 देखने को मिल सकता है, नाइट्रोजन मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, बट पृथ्वी के परपटी पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर शहर कौन सा है? सबसे कठोर
शैल पूछा गया है बेसिकली, तो ग्रेनाइट है। कौन सा है भाई? ग्रेनाइट। शहर नहीं, शैल पूछा गया यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहो स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सी है? विच ऑफ द सॉफ्टेस्ट मिनरल्स ऑन द मोहो स्केल? तो वो है टैल्क। टैल्क पाउडर वाला, है कि नहीं? तो भाई क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। सिलेबस का जो भी हमारा पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जो आपके इस बार टर्म 1 2021 में आ रहा है, जियोग्राफी का। ठीक है, कौन सी क्लास का भाई? 11th। सही बात है कि नहीं? 11th में ही ना आप, कि 10th में रह गए? चलिए 11th में तो आगे होंगे भाई, ये वीडियो देख रहे हैं तो 11th में ही होंगे ना। ठीक है, तो आपका देखिए 40 नंबर का पेपर आएगा, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20 मिनट आपको मिलेगा पेपर को रीड करने के लिए। तो भाई जब पेपर को आपको रीड करने को दिया जाएगा ना, तो आप उसको बैठ करके रीड ही नहीं करेंगे, बल्कि उसको ऑब्जर्व करेंगे और आंसर को वहीं पर जो है चेक करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर आप पढ़ लें। कई बार क्या होता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है ना, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाता है, मतलब जो पहला क्वेश्चन होता है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन मिल जाता है 10वें 11वें क्वेश्चन में, तो हमारे इसका आंसर यहाँ मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तो रीड बहुत अच्छे से करिए, और लगभग 20 से 25 मिनट तो आप गोले भरने के लिए निकाल के रखिए, और उसके अलावा आपके पास टाइम है अटैम्प्ट करने का। तो बेस्ट ऑफ लक है भाई आपके एग्ज़ाम के लिए। आप तैयारी अगर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई हम आपके साथ हैं, और हम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था भाई आपका हमारा सबका ज्योग्राफी क्लास 11th का, ये हमने कर लिया है कंप्लीट, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, और थोड़ी जल्दी कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा ही टाइम लग जाए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि जाइए किताब को ज़रूर पढ़िए, जो भी चीज़ आएगी वो आपकी बुक से तो आएगी ही। ओके, तो भाई लाइक शेयर अगर आपने कर दिया है, और अगर अभी भी नहीं किया है इतना बोलने के बाद, तो भाई जाइए करिए फटाफट, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के तो कोई फ़ायदा है नहीं ना, और हम तो चार्ज ले नहीं रहे। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, यहाँ का तो ले ही सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी ब्लॉग एडू सर्च करना है, और वहाँ पर जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बिना रुके बिना आंखें मूंदे एकदम फटाफट से कर लेना है इसको, ठीक है। और टर्म 2 की भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, सॉल्यूशंस वगैरह, नोट्स वगैरह, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हर में, ठीक है। एकदम दबा के मेहनत चल रही है। और जियोग्राफी के अलावा हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इनकी वीडियो भी है। 12th क्लास की भी वीडियो है, अगर कोई आपके नॉन में है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो इतने आप पढ़ते रहिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।